नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से इसमें दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी पहली बड़ी खबर है। मेयर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से ही होंगे, यानी नगर निगम के मेयर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता नहीं करेगी, बल्कि पहले पार्षद चुने जाएंगे और पार्षद अपने दल का नेता चुनेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त डीपी सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। तैयारी पूरी होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चुनाव कराना संभव है। मध्य प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 16 नगर निगम समेत 347 पर चुनाव होने हैं। चुनाव 2 चरणों में ईवीएम के जरिए होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे में 192 निकायों में चुनाव होगा। 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी बचा है, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। तो पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे और महापौर और अध्यक्षों का चयन अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा। ये सारी बातें आयुक्त ने आज साफ कर दी हैं। सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। तैयारियां जारी हैं। तैयारियां पूरी होते ही तारीखों का ऐलान संभव है। तो आज इस मुद्दे के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होंगे, जबकि इसका विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब ये क्लियर हो गया कि अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव होंगे और अगले महीने में इसकी तारीखें आ सकती हैं। हमारे साथ जेपी मूलचंदानी भारतीय जनता पार्टी से सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। नमस्कार साहब, स्वागत है जी। अप्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव होंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, अभी जो चुनाव के अधिकारियों ने जो मीटिंग ली है वो चुनाव के संदर्भ में, तैयारियों के संदर्भ में ली है और वो तैयारियों को लेकर लगातार उनका कार्य है कि जो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव संबंधित अधिकारियों का काम है कि वो जो है उसको तैयारियों के लिए लगातार उसके लिए कार्य करते रहे। उस संदर्भ में ये मीटिंग हुई है। जहां तक आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बात करी, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है। ठीक है ना। अभी जो है उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता सब मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अभी ये भी तय नहीं है कि प्रत्यक्ष से होंगे कि अप्रत्यक्ष से होंगे। अधिकारी जो चुनाव आयोग का काम देखते हैं, जो चुनाव की तैयारियां रहती है, उस संदर्भ में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद सभी पार्टियों से अपना पक्ष जो है वो रखेंगी। उसके बाद जो निर्णय होगा, हमारे वरिष्ठ नेता भी उसमें अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो सामूहिक निर्णय होगा उस हिसाब से होगा। यदि जनता महापौर चुनेगी तो बाकायदा उसके लिए विधानसभा सत्र जब होगा उसके प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर जनता की ये डिमांड रहेगी कि पार्षद ही उसको चुने तो वैसा निर्णय किया जाएगा। परंतु आज की स्थिति में कुछ भी निर्णय इस विषय में जो है नहीं लिया गया है। लेकिन अधिकारियों ने जो कुछ कहा है वो तो आपने भी सुना होगा। इसके बाद विपक्ष ने जो कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा लगातार आपने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लगातार इस मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरा जब कांग्रेस की सरकार थी। अब इस मुद्दे के ऊपर क्या क्लियर स्टैंड है बीजेपी का? नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय जनता ही पार्षद और जनता ही महापौर और जनप्रतिनिधि चुनती थी। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तब उनको हारने का डर लगा तो उन्होंने इसमें संशोधन करके और विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया। उसके बाद ये तय हुआ कांग्रेस की सरकार में कि पार्षद जो है वो महापौर का चयन करेंगे। उसके खिलाफ बाकायदा भारतीय जनता पार्टी जो है कोर्ट में गई थी और वो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है।
परंतु अभी जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि जो जनभावना के अनुरूप निर्णय होगा वो ही निर्णय होगा। अभी वो चीज लागू नहीं हुई है, वो चीज तय नहीं हुई है कि उसका चुनाव जो है पार्षद करेंगे या जनता करेगी, पर निश्चित रूप से जनता के मनोस्थिति और मतानुसार ही जो है पूरा कार्यक्रम होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे, निर्णय लेंगे और जनता अगर महापौर का चुनाव लड़ेगी तो विधानसभा में उसका प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चलिए, जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हमारे बीच में। धनोपिया जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हैं जेपी मूलचंदानी साहब। सवाल पूछा गया कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा, इस बारे में अधिकारी ने कहा है और जैसी तैयारी पूरी वैसी तारीखें आएंगी और चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने कहा अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो जनता की इच्छा होगी, उनकी मांग होगी, इसके अनुरूप काम करेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए पंड्या जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी ने विधेयक पास कराया था कि पार्षद के माध्यम से महापौर अध्यक्ष चुनाव होगा, तो बहुत हल्ला मचाया था, बहुत विरोध किया था। जब सरकार बदल ली, नोटों से खरीद ली, इन्होंने फिर अपना कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया कि महापौर और अध्यक्ष चुनाव सीधे होगा, जनता के माध्यम से होगा, पार्षद के माध्यम से नहीं होगा। अभी कोरोना काल में इतने बुरे हाल इनके हो गए, इनको मालूम पड़ा कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ कोरोना के कारण, और सब जगह इनकी लापरवाही और इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण जनता बहुत आक्रोश है। इनको लगा कि हर जगह, सारी जगह पर कहीं पर भी महापौर अध्यक्ष के चुनाव नहीं जीत सकता, तो उन्होंने फिर पलटी खा के अपने अध्यादेश को कंटिन्यू नहीं किया और उसे एक्सपायर होने दिया और कहा कि पहले का था वही होगा। अगर देखते हैं 9 तारीख को जब आ रहा है, अगले महीने में विधानसभा, तब अगर उसे प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा सही है तो मानते हैं, वरना तो मुझे लगता है कि नियंत्रण कोर्ट है कि वो डर गए हैं, उसी कारण ऐसा करा दें। चलिए, ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष जनता के सामने हैं, जनता बेहतर डिसाइड करेगी। अब जनता के अनुसार काम करने की बात सत्ता पक्ष कह रहा है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। कमलनाथ की सक्रियता के चलते पंजाब कांग्रेस में संकट दूर हो पाया। नए फॉर्मूले के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे। इस बीच दिल्ली में कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज है। हाल ही में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की एक बड़ी सर्जरी हो सकती है और इसमें अगस्त में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी अमली जामा पहनाने का काम करेगी। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल में महिला कांग्रेस ने महंगाई डायन खाए जात है ये गाना गाकर अपना विरोध जताया। इंदौर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुखौटे लगाकर भीख मांगी। धर्मेंद्र प्रधान का मुखौटा भी एक कार्यकर्ता ने लगाया, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बन चुके हैं। जबलपुर में कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अलग अलग चौराहों पर प्रदर्शन हुआ। महंगाई के खिलाफ नारे लगाए गए। सतना में महिला कांग्रेस ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट जाकर विरोध किया। झूमा झटकी की कुछ तस्वीरें सामने आई। डिंडौरी में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सड़क पर चाय बनाई और अपना विरोध जताया। सरकारी भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक के बाद लिया है। सरकार ने इस फैसले पर ओबीसी वर्ग के संगठनों में कुछ नाराजगी भी देखी गई। कांग्रेस नेता और ओबीसी कल्याण परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण पर भाजपा सरकार की नीयत ठीक नहीं, इसलिए इसे लटकाने के लिए सरकार कोर्ट जा रही। विभा पटेल ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट में कहा गया कि अदालत सिर्फ 14% आरक्षण की अनुमति दे, बाकी के 13% को सस्पेंड कर दे। ये कोर्ट में जाने की जो बात है, ये पूरी तरह से आम व्यक्ति को, पिछड़े वर्ग को मूर्ख बनाने की बात है। जब ये कोर्ट में इस तरह का बयान दे चुके हैं तो निश्चित तौर से इनकी कोई मंशा नहीं है पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की। ये केवल उनके वोट हासिल करना चाहते हैं।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर कांग्रेस में जमीनी स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं। जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए अब सेक्टर और मंडलम की संख्या बढ़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा सके। अब तक इंदौर के 40 पोलिंग बूथ पर एक मंडलम को बनाया गया है, वहीं 10 बूथ पर एक सेक्टर बनाया गया है, लेकिन अब मंडलम और सेक्टर को छूटा कर इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। हर सेक्टर में बूथ की संख्या कम की जाएगी, साथ ही मंडलम की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सेक्टर और मंडलम की संख्या बढ़ाने की एक वजह गुटबाजी खत्म करना बताया। ये नगर निगम चुनाव की जो पहले हमने मुस्तैदी के साथ पहले ही इसकी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जो कोरोना के कारण इसे आगे बढ़ाया गया, तो हमारी और अच्छी तैयारी है। और सेक्टर जहां हम मंडलम और हमारे सेक्टर जो बड़े थे उन्हें छोटे किए गए। जबलपुर के कटंगी में ब्रह्मलीन संत स्वामी प्रज्ञानंद महाराज के आश्रम में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनी। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज की भतीजी ऋचा सिंह ने पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर आश्रम पर अपना पूरा हक होने का दावा किया। उनका कहना है कि स्वामी जी ने आश्रम की संपत्ति उनके नाम कर दी थी, जिसके आधार पर वो आश्रम पर काबिज होना चाहती हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रज्ञानंद महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद से अभी तक विभानंद ने अपने आप को आश्रम का उत्तराधिकारी बताया। ऋचा सिंह के साथ पहुंचे लोगों ने आश्रम में कब्जा करने को लेकर दावा पेश किया, जिससे मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात सुनी है, मामले को ज्ञान में और जांच में लिया है। 50-60 लोग करीब थे, 10-12 गाड़ी थी, 4 व्हीलर थी। ये सब लोगों ने आके हमको ऐसा किया, आश्रम से पूरी चाबी छीन ली। वो चाबी छीन के सब अपना ताला डाल लिए। मैंने वहाँ पे जाके, मैं तो वहाँ रहती हूँ, मेरा परिवार रहता है, जो मुझे करना था वहाँ पे जाके मैं शिफ्ट हो गई। और जो वो 1-2 जगह ताला मुझे खोलने नहीं दे रही थी, मुझे वहाँ अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही थी, वो किस हक से ऐसा कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और एक बड़ी खबर विदिशा से, कुएं में 10 से ज्यादा लोग गिर गए। कुएं में बच्ची गिरी थी, जिसको बचाने का प्रयास करते हुए 10 लोग और चले गए। 3 घायलों को कुएं से निकाला गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद है। गंज बसौदा थाना क्षेत्र की घटना बताई गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बच्ची को बचाने के लिए विदिशा में एक के बाद एक 10 से ज्यादा लोग कुएं में कूद गए। 3 घायलों को कुएं से निकाला गया। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, बताएं क्या हुआ है, क्या स्थिति है? जी पुलिस जी, बहुत दर्दनाक हादसा है गंजवासोदा की लाल पठार का। गंजवासोदा से लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर लाल पठार गांव है और वहां एक कुएं पर एक बच्ची खड़ी थी। एसडीओपी भावभूषण शर्मा गंजवासोदा के मुताबिक एक बच्ची वहां पाट पर खड़ी थी कुएं की पार पर, और वो जैसी गिरी है तो उसको देखने के लिए लगभग वहां एक हुजूम इकट्ठा हो गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग बताए जा रहे हैं। वो सारे के सारे जब उस पर झुकते हैं तो भरभरा के वो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है कुएं का वो नीचे गिर गया। और एसडीओपी के मुताबिक बासोदा के लगभग उसमें 25 फुट पानी है। तो जेसीबी पहुंच चुकी है और वहां पर जो धसा है पूरा का पूरा मिट्टी भी गई उसके साथ, और पानी अंदर होने से खतरा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अभी ऐसी कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन 3 घायल जरूर हुए हैं, जिनको राजीव गांधी गंजवासौदा के अस्पताल में भेजा है। पुलिस प्रशासन मौके पर है और एसडीओपी विदिशा गंजवासौदा वहां पहुंच चुके हैं। प्रशासनिक अमला जो वहां पर है वो है। गंजवासौदा से जेसीबी पहुंच गई है। कुएं के चारों तरफ से वो निकालने का काम स्थानीय जनता भी वहां सहयोग कर रही है। लेकिन बड़ा दर्दनाक हादसा है, लेकिन किसी की जनहानि की कोई सूचना नहीं। फिलहाल 3 घायल हैं, उनको फौरन जाके गंजवासौदा के राजीव गांधी चिकित्सालय में जमा कर भर्ती कराया है। पुलिस निगरानी कर रही है, लेकिन हादसे में मरने वालों की अभी कोई सूचना नहीं है। पुलिस जी। मनोज, क्या इस वक्त की स्थिति आप बता रहे हैं, क्या वहां पर पूरी तरह रेस्क्यू कर लिया है, तमाम 10 लोग बाहर निकाल लिए गए? बच्ची को लेकर या जो घायल है उनको लेकर क्या स्थिति है? बच्ची की अभी जानकारी पुलिस नहीं बता पा रही। जो स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद है, जो लगातार मैं संपर्क में हूँ, ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे। अभी पुरुष वर्ग बाहर निकाले हैं, पुरुष जो 3 हैं उनको बाहर निकाला है, फौरन एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भेजा है। बच्ची जो नीचे गिरी थी अभी उसकी तलाश जारी है, क्योंकि पानी उसमें ज्यादा है, 25 फुट बता रहे हैं। तो पनडुब्बी बढ़ाई गई पानी निकालने के लिए, मशीनें लगाई गई हैं पानी निकालने के लिए। तो ये व्यवस्था जरूर प्रशासन वहां कर रखा है। अब कैसे स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की, जैसे तैसे हादसा ऐसा ना हो कि जनहानि हो, उसके लिए पूरा अमला वहां मौजूद है।
और प्रयास जारी है उसमें। तो अभी कुएं के भीतर सिवाय बच्ची के अभी कोई नहीं है आपकी जानकारी के मुताबिक? बच्ची अभी है नहीं, आगे भी है उसमें करीबन जो 2 दर्जन लोग दशक गिरे हैं, वो 2 दर्जन लोगों में 3 लोग ही बाहर आए। इसका मतलब अभी कुएं के अंदर बाकी लोग भी हैं। जो पुलिस प्रशासन जानकारी आ रही है उसमें 3 लोग बाहर निकाले गए अभी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। घायल जरूर है लेकिन वो सुरक्षित है। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है अभी। तैयारी देखकर क्या लगता है आपको, कितना वक्त लग सकता है, कितनी कठिनाइयां हैं इस रेस्क्यू में? एसडीओपी गंजवासोदा भारत भूषण शर्मा के मुताबिक जो चर्चा रही उनसे मेरी, तो उनके मुताबिक लगभग 25 फीट पानी उस कुएं में है। और अगर ऐसी स्थिति की 25 फीट पानी और रात का मामला है पूरा, और लोग हालांकि रोशनी व्यवस्था कर रहे हैं वहां पर, अपने तरीके से रोशनी कर रहे हैं, लेकिन 25 फीट गहरा पानी है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का नीचे जाना और दबे रहना, तो निश्चित ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हड़बड़ाहट में भी कोई घटना घट सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ईश्वर ये कर पा रहे कि 3 ही लोग निकले बाहर, वो लगभग घायल हैं। और अभी खबर जैसे ही निकाल लगा रखी है बिल्कुल भी, बच्ची को बचाने के लिए प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी जनहानि की सूचना नहीं है। समय लगेगा इसमें इनकार नहीं है, क्योंकि 25 फीट गहरा पानी है और पानी को निकालने के लिए पनडुब्बी वहां पहुंच रही, जेसीबी पहुंच रही, कुछ प्रशासन के अमले पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रास्ते में है। तो अगर इतना समय अगर लगेगा तो शायद कोई ऐसा घटना न घट जाए, लेकिन प्रयास जारी है कि सबको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। नीचे चलिए, आप नजर रखिएगा, आपसे वापस जुड़ेंगे, अपडेट हम लेंगे। तो एक बड़ा हादसा हो गया विदिशा में, गंजबासौदा थाना क्षेत्र है, वहां एक गांव में एक बच्ची कुएं के पास खड़ी थी, उसमें गिरी। उसे देखने के लिए 10-12 लोग पहुंचे और अभी बताया जाता कि तकरीबन 2 दर्जन लोग, 1.5 से 2 दर्जन लोग वहां पहुंचे थे और वो भी उस कुएं में गिर गए। 3 ही लोग हैं जो बाहर निकले, 3 घायल हैं, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अब इसमें जो 10 से 20 फीट पानी बताया जा रहा है, उसे निकालने का प्रयास पुलिस कर रही है, टीमें पहुंच गई हैं, रेस्क्यू का काम जारी है। इसमें वक्त लग सकता है। किसी जनहानि की अब तक जानकारी नहीं दी है जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा। वहीं विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी 3 दत्तक बेटियों का आज कन्यादान किया। पूरे दिन मुख्यमंत्री विदिशा में रहे, लगातार विवाह की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी विवाह की सारी रस्में निभाई। शाम होते होते बारात मंडप पहुंची और इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ दुल्हन बनी प्रीति, राधा और सुमन। इनकी शादी का तमाम रस्में निभाई गईं। गणेश मंदिर में शादी की रस्में पूरी कराई गई हैं। शादी का आयोजन मंदिर के सामने मौजूद एक निजी गार्डन में हुआ है। शादी समारोह में बीजेपी के नेता और रिश्तेदार मौजूद रहे। बारिश के लिए जाने कितने जतन और टोटके किए जाते हैं। आज आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां बारिश हो, इसके लिए ग्रामीण कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। भोपाल से एक तस्वीर जहां बारिश के लिए मेंढक मेंढकी की शादी कराई गई। झाबुआ में जंगल देव की पूजा करके जंगलों के बीच में ग्रामीणों ने खाना खाया। मंडला में यहां डंडे से बांधकर पूरे गांव में एक मेंढक को घुमाया गया। ये टोटका बेशक अलग अलग है, अजीब लगता है, लेकिन लोगों को पूरा विश्वास है कि इनसे एक बार फिर वर्षा होगी, एक बार फिर इलाके में पानी गिरेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।